नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे लाल आतंक पर किए गए करारे प्रहार की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से 26 नक्सलियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई है। इनमें ऐसे दुर्दांत नक्सली भी शामिल हैं जिन्होंने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, न जाने कितनों को यतीम बना दिया। ढेर किए गए नक्सलियों में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 10 नक्सली भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में और कामयाबी मिली, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं ऐसी ही सख्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कार्रवाई की दरकार है। क्यों ना छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों पर करारा प्रहार किया जाए। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट ने एनकाउंटर में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नासूर बने नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी है। एनकाउंटर में 50 लाख का इनामी मिलिंद तेल तुंबड़े भी मारा गया। मिलिंद की बीते कई सालों से पुलिस को तलाश थी। वो कई दुर्दांत वारदातों में शामिल था। ढेर नक्सलियों में 20 पुरुष और 6 महिला नक्सली शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर यह है कि मार गिराए गए नक्सलियों में 10 छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं, जिनको लेकर माना जा रहा था कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। लेकिन वक्त रहते पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। गढ़चिरौली में C60 की टीम के द्वारा एक बड़े स्तर पे 26 नक्सलियों को मार गिराया गया। इसमें लोकेश उर्फ मंगू, जो जगरगुंडा एरिया का है, कंपनी नंबर 4 का कमांडर है, डिवीजन रैंक है इसका। ये वहाँ से 20 लाख का इनामी था महाराष्ट्र शासन के द्वारा, ये उसमें मारा गया। इसके अलावा अन्य 5 लोग भी हैं उस लिस्ट में, जिसमें मारे जाने वालों में, वो भी हमारे दक्षिण बस्तर क्षेत्र के हैं। इससे एक पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ के जो बड़े कैडर है वहाँ पे चाहे कहीं पे भी मारे जाए, कहीं ना कहीं उनका दहशत जो है एरिया से कम होता है। गढ़चिरौली में सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ से भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ को बार बार दहलाने वाले नक्सलियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई कब होगी। क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ ऐसा ही अभियान चलाया जाता। हालांकि मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब जब नक्सलियों पर करारा प्रहार हुआ है वो पलटवार करने से नहीं चूकते। ऐसे में नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति को अब ठोस बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो जवानों को मिली सफलता को अब बेहद पॉजिटिविटी के साथ देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में भी अब इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि नक्सली गतिविधियों को यहां से खत्म किया जा सके। राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबोध हरितवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, युवा हैं। सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। गढ़चिरौली में मार, अब छत्तीसगढ़ में भी दरकार? क्यों नहीं, हम तो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं वो सीमावर्ती इलाकों के माध्यम से, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, उधर भागने को मजबूर हुए हैं। आज अगर वहां पर एक मुठभेड़ में, मार में छत्तीसगढ़ के सुकमा के कुछ वांटेड नक्सली मारे गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि हमारे यहाँ से नक्सलियों का पलायन शुरू हुआ है। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ से नक्सलियों का पलायन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन का अगले 15 साल में जब ये नासूर पैदा हो रहा था, तब इसे दबाने की जगह इसे उकसाने का प्रयास किया गया। हमने गांव के लोगों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर एक सामाजिक सहयोग बनाकर कोशिश की है कि सरकार विश्वास जीते। वनोपज के मामले पर आप देखिए, उनके वनोपज का उचित दाम सरकार दे रही है। स्कूल्स जो ब्लास्ट कर दिए थे नक्सलियों ने, उन स्कूलों को खोलकर शिक्षा को एक रास्ता सरकार दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का पलायन है छत्तीसगढ़ से। और इसके अलावा भी मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद नहीं है, या पलायन पूरा हो चुका है। बिल्कुल नक्सलवाद है यहाँ पर, वो एक चैलेंज भी है और उस चैलेंज से पिछले 2.5 साल में हमने लड़ाई लड़ी है, आगे भी उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो लोग सही रास्ते को अख्तियार कर सरकार के साथ आए, मुख्य धारा में जुड़े, और जो नहीं जुड़ेंगे उनका जवाब जनता, नक्सली और सारे लोग बेहतर जानते हैं कि सरकार क्या देगी।
तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हम लोग बैकफुट पर हैं। हमने एक अच्छी रणनीति बनाई है नक्सलवाद के खिलाफ, उस रणनीति के तहत हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे 15 साल का ये जो जख्म है वो 2 साल में 2.5-3 साल में भर नहीं जाएगा, उसे भरने में हमें समय लगेगा। जैसे मोदी जी भाषण देते हैं ना कि कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी, 70 साल का हिसाब है, यहाँ पे भी भैया फिर 15 साल का हिसाब है, कड़वी दवाई तो पीनी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि नक्सलियों का पलायन कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और अब वे दूसरे प्रदेशों की सीमा में प्रवेश कर रखे हैं। लेकिन सर उसके साथ साथ आदिवासियों का पलायन भी बढ़ा है, उस पर भी सवाल लूंगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जवानों को बधाई तो देंगे आप भी, बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने रणबांकुरे जाबाज अर्धसैनिक बलों को, हमारे सैनिकों को, हमारे पुलिस के जवानों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। हम आपके साथ खड़े हैं इस निर्णायक लड़ाई में। और आपको बता दूं, इस लड़ाई की रणनीति जगदलपुर में बनी थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में यूनिफाइड कमांड की एक बैठक हुई जिसमें जगदलपुर में 7 राज्यों के डीजीपी और 7 राज्यों के जो सचिव थे, मुख्य सचिव वे आए थे, गृह सचिव आए थे और एक व्यापक रणनीति बनी। और ये आज गढ़चिरौली में हुआ, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी होगा। और कोई भी आतंक हो, चाहे लाल आतंक हो या दूसरा कोई आतंक हो, उस पर कड़ा प्रहार करेगा और इसमें सामंजस्य करेंगे। ये जो तिरुपति से पशुपति तक जो रेड कॉरिडोर है नक्सलियों का, उसमें ये अंतिम समय है कि अंतिम प्रहार होगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि ये लड़ाई अब अंतिम निर्णय पे पहुंच चुकी है। बिना भेदभाव के सब कोई मिलकर इसमें लड़ेंगे और उसमें कोई बात नहीं होगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि किस प्रकार से शहीद महेंद्र कर्मा जी हमारे डॉक्टर रमन सिंह के साथ मिलकर जब इस पर प्रहार कर रहे थे, तो तब कांग्रेस का ही कुछ मित्र जाकर सुप्रीम कोर्ट में सलवा जुलूम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि सलवा जुलूम बंद हो। लेकिन मैं बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कहूंगा कि नक्सली पे हमको मिलकर लड़ना होगा और सारे मनभेद और मतभेद को मिलाकर लड़ना होगा। नहीं, यही तो फिर सवाल खड़ा होता है राजीव जी। अगर कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया जाए तो बीजेपी शासनकाल की नाकामियों को गिनाकर अपने जवाब की शुरुआत होती हो, और अगर बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया जाए तो कांग्रेस शासन की नाकामियों को गिनाने के साथ जवाब की शुरुआत को, तब फिर हम साथ आकर कैसे इस दुर्दांत अपराधी से लड़ सकते हैं, कैसे हम इस नक्सली समस्या का खात्मा कर सकते हैं, ये अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है और विरोधाभास कहीं ना कहीं नजर आता है। लौटता हूं आपके पास। रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे देखते हैं इस बड़ी सफलता को, और इसके बाद अब आपको चुनौतियां किस तरह की नजर आती हैं? ये तो महाराष्ट्र पुलिस ने जो सफलता प्राप्त की है, उन जवानों को और सरकार को और मैं पूरे जो पुलिस विभाग महाराष्ट्र को बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ पुलिस को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जब भी कोई सफलता मिलती है तो दबाव दोनों तरफ से रहता है। महाराष्ट्र पुलिस को विशेष रूप से इस पर बधाई है। और जो ये नक्सल की लड़ाई है, ये कोई एक प्रदेश की नहीं है, इसमें सारे प्रदेश जो 8-9 प्रदेश हैं मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे इकट्ठे जब लड़ाई करेंगे तो ये समस्या जो है अगले 3 साल या 4 साल में समाप्त हो जाएगी। और इसमें किसी भी राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में है वो तो प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, लेकिन हर सरकार इससे अपने तरीके से इसको समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो इससे प्रतिबद्ध है और हर सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है। तो इसमें ये है कि क्योंकि नक्सलियों की वो ना कोई विचारधारा है, एक लूट तंत्र उन्होंने कर दिया है कि जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, जो आर्थिक रूप से जो गांव के लोग हैं वो विकास करना चाहते हैं, तो विकास ये हो और इसमें विश्वास भी हो, और जो पुलिस का जो बल जहाँ भी आवश्यक है, क्योंकि कोई निरीह ग्रामीण ना मारा जाए, पुलिस का जहाँ बल आवश्यक है नक्सलियों को बल भी प्रयोग किया जाए।
तो इस प्रकार से समन्वय नीति बना के एक अंतिम प्रहार का समय आ गया है कि एक अंतिम प्रहार करके इसको पूरे तरह से इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। यादव सर, एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जब जब इस तरह के बड़े ऑपरेशंस होते हैं और जवानों को सफलता हासिल होती है, नक्सलियों को इसमें मुंह की खानी पड़ती है, तब तब देखने को मिलता है कि उसके बाद एक बार फिर एक बड़ी चुनौती बनकर कहीं ना कहीं नक्सल समस्या उभर कर सामने आती है। या तो कोई बड़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जाती है, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह की क्षति होती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है अब ये एक बड़ी चुनौती हो गई है कि हमें एक बार फिर सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, हमें एक बार फिर अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें अंजाम देना पड़ेगा? ये जब से कोई बड़ी सफलता पुलिस को मिलती है तो नक्सली भी अपना एक उपलब्धि बताने के लिए कि बाद में कुछ ना कुछ समय के बाद 1 महीना 2 महीने या 15 दिन या 20 दिन के बाद जो है वो उसको कोशिश करते हैं कि उस तरह से वो अपनी कार्रवाई करें। तो इसके लिए ये जरूरी है कि पुलिस को एकदम सतर्कता बरतनी इसमें बहुत आवश्यक है। और नक्सली क्षेत्र में तो सतर्कता हमेशा से आवश्यक बनी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें लगातार 24 घंटे 365 दिन इसमें सतर्कता की आवश्यकता है। तो नक्सली उनके जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जानकारी जो है वो मार्ग की जानकारी या वहाँ की जनता के जो सूचना की जानकारी जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं वो पुलिस के ज्यादातर ही रहती है। लेकिन इसमें पुलिस को बहुत ही आगे सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अंतिम प्रहार के लिए सभी प्रदेशों को, जिसमें कि महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और तेलंगाना है और उधर से बिहार, झारखंड है, झारखंड का विशेष रूप से, तो इन सबको इसको अंतिम चुनौती के रूप में लेकर समाप्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए सर साथ में रखें। सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, जब जब इस तरह के बड़े ऑपरेशंस होते हैं, हमने पहले भी देखा था गढ़चिरौली में एक मुठभेड़ हुई थी और ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में 10 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था, जिसका खामियाजा भी हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की स्थितियां होती है, जब इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, तब हमें और ज्यादा सावधान रहने की और ज्यादा सतर्क रहने की दरकार होती है। क्या उसकी तैयारी है सुबोध जी? बिल्कुल, हमारे यहाँ भी देखा गया है कि जब मदनवाड़ा की घटना हुई थी, शहीद बीके चौबे सर की जब घटना थी, रामनिवास साहब भी उस समय शायद ड्यूटी पे थे ही, टायर नहीं हुए थे, तब की घटना है कि नक्सलियों ने किस तरीके से उनको घेरा और उनके ऊपर अटैक किया। तो ये सब घटनाएं तो ये वाइस वर्सा है, ये उन लोगों का नेचर है कि वो लोग इसके खिलाफ आते हैं। तो मैं भी पहले तो महाराष्ट्र पुलिस और हमारे सभी जवानों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, पर उस बधाई के साथ उन लोगों ने देश को और प्रदेश को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम किया है। पर मेरी चिंता और मेरी जो सोच है वो हमेशा उनके साथ रहेगी कि वो लोग अपना भी ध्यान रखें और क्षेत्र का और प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन लोग बैकफायर करते हैं, ये इनकी रणनीति का हिस्सा होता है। और इस जैसे जीरम की घटना थी, जीरम की घटना भी इनका बैकफायर था, पर केंद्र प्रदेश की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमने इतने सारे नेताओं को खो दिया, एक पूरी फ्रंट लाइन कांग्रेस की खत्म हो गई। आज तक उस पर हम सवालिया निशान खड़े कर रखे हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन सब चीजों पर जब तक पूरी तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक इस पर परिणाम नहीं आ सकते। रामनिवास साहब को मैं सुन रहा था, उनके जो वो कह रहे थे, मैं उनकी बातों से जोड़ना चाहूंगा कि नक्सलवाद को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आर्थिक रूप से उन लोगों को मजबूत किया जाए जो लोग नक्सलवाद के चंगुल में, या कह सकते हैं कि उनके आसपास के लोग हैं। मैं कहता हूं कि पूरा गांव दोषी नहीं होता, पर गांव में कुछ लोग नक्सल होते हैं। अगर बाकी लोगों को हम आर्थिक रूप से मजबूत कर दें, शहरों से जोड़ दें, हम उन्हें उनके जीवन यापन के लिए व्यवस्था सुदृढ़ कराएं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग नक्सलियों का साथ देंगे, लोग सरकार का साथ देंगे। आप देखिए कि हमारी सरकार ने वनोपज हो चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो, उन सब की व्यवस्था आज ग्लोबल लेवल पर, आज अमेज़न पे भी आप चाहेंगे तो आपको बस्तर का वो हनी जो शहद होता है वो मिलेगा। सरकार ने उन सब के लिए एक रास्ता खोला है। किसानों, जो बस्तर के हमारे किसान हैं, आदिवासी किसान भाई हैं, उनके भी जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश में जब अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है तो छत्तीसगढ़ ने 17.1% का राइस मेंशन किया है इस समय।
दिवाली के समय। तो मैं मानता हूं कि हम लोग गांव को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें शहर का और ग्लोबल तरीके से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये नक्सलियों का पलायन एक रिजल्ट है बहुत बड़ा। और मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी ने जो मीटिंग ली थी, उसी समय ये भी घोषणा हुई थी, राजीव भैया को जानकारी भी होगी, उस समय ये घोषणा हुई 40% कमी आई है 2018 के बाद से, 2019 के बाद से हमारी नक्सल घटनाओं में छत्तीसगढ़ में 40% की कमी आई है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता ही है। तो इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों का कोई योगदान नहीं, तरीका ही है, उसका श्रेय केंद्र सरकार का योगदान नहीं। नहीं सर, मैंने तो नहीं कहा कि उनका योगदान नहीं है। अगर केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे तभी इसके एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हमारे केंद्र के सुरक्षा बल भी वहां पर अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के जवान हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पे अपने परिवार से दूर मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जवान जो है वो किसी देश या प्रदेश की सीमा से बंधा हुआ होता है। जवान हमारा इस देश का जवान होता है। सारे लोग, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सब चाहते हैं नक्सलवाद इस प्रदेश से और इस देश से खत्म हो। कौन नासूर को पालकर अपने शरीर में रखना चाहता है? आपके शरीर पर जख्म होगा तो आप दवाई लगाएंगे, उसे ठीक करेंगे। हम सब भी चाहते हैं कि ये जो जख्म है ठीक हो, इसे ज्यादा दिन तक पाला ना जाए, और इसी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी के लिए काम कहीं ना कहीं हर इंसान करता हुआ नजर आ भी रहा है। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सहयोग की बात लगातार होती है, लेकिन वो सहयोग नजर आता नहीं है। मैं जवाब लूंगा, लेकिन सुबोध जी, एक और चीज आपसे यही समझना चाहूंगा कि अगर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, अगर हम ज्वाइंट ऑपरेशंस का जिक्र करते हैं, तो क्या उसको लेकर प्रदेश सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? केंद्र का भी अगर साथ मिल रहा है, अन्य प्रदेशों का भी अगर साथ मिलता चला जाए, तो क्या ज्वाइंट ऑपरेशन हम इस तरह से लॉन्च करके और इस नासूर को पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं? ये मैं मानता हूं कि जॉइंट ऑपरेशन और इस तरीके से हिंसा के साथ खत्म करना एक ऑप्शन जरूर है, पर वहीं दूसरा ऑप्शन जो केंद्र की सरकार भी कहती है और राज्य सरकारें भी मानती हैं, जैसे कि आप देखिए बंगाल में बहुत ज्यादा वो चीज काम आई थी। सरगुजा में भी, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से भी नक्सलवाद इरेडिकेट हुआ है, पूरा खत्म हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये सब जरूरी नहीं था उसमें जॉइंट ऑपरेशन हो। जागरूकता भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बस्तर में आप देखेंगे तो बहुत सारे नक्सल जो है कमांडर्स हैं, वो सरेंडर भी करते जा रहे हैं लगातार, तो उन्हें सरेंडर भी कराना है। और जब बात हद से बाहर निकलेगी तो जॉइंट ऑपरेशन कोई बुरा ऑप्शन नहीं है और जरूर होना चाहिए, पर अगर बात हद से बाहर निकले तो जरूर इस तरह भी बढ़ने में कोई बुराई नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सुबोध जी, एक और चीज ये भी आपने जिक्र किया कि नक्सलियों का पलायन हो रहा है, लेकिन आप लगातार आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इस बड़े नक्सल बेल्ट में लगातार जो निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनके उत्थान की बात को रखिएगा, लेकिन उसके बाद भी उनके पलायन की भी खबरें निकल कर सामने आती है। तो क्या ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब हम इतना कर रहे हैं उसके बाद भी स्थिति इस तरह की क्यों? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम उनको आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं तो वही लोग अपने क्षेत्र में, अपने घर पर रह जाते हैं जिन्हें अपने प्रदेश से, अपने देश से प्यार है। जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी, मूल आदिवासी, वो रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो नक्सल हैं, आपको भी जानकारी होगी, हमारे प्रदेश के सारे पत्रकार जानते हैं, सारे पुलिस वाले जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो मैक्सिमम नक्सल हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर से आए हैं। वो सारे लोग साउथ इंडियन से। उनकी भाषा भी जब बताई जाती है तो उनकी भाषा भी हम समझ नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हैं। जब वो पकड़ाते हैं तो उनके लिए ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास जब हम अपने लोगों को मजबूत करना शुरू करते हैं, तब वो लोगों का पलायन होता है कि छत्तीसगढ़ियां लोग जाग रहे हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जाग रहे हैं, वो अब हमें समर्थन नहीं करेंगे, या हमें किसी तरीके से डर के बाद भी हमें नहीं बचाएंगे, क्योंकि उन्हें डराया जाता है गांव वालों को। वो डर के बाद भी उन्हें समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही है कि नक्सलवाद जो है वो पलायन की ओर हो रहा है, और वहां से सारे नक्सली अपने जो उड़ीसा के हैं वो उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति निर्मित हो रही है। जी राजीव जी, एक सवाल यहाँ पर वापस से यही खड़ा होता है, सहयोग का जिक्र बार बार होता है, क्या विपक्ष इस कम से कम मसले पर सहयोग देने के लिए तैयार है? किसी तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए कहीं ना कहीं तैयार है? या फिर ये कहा जाए कि अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, अगर कोई काम हो रहा है, तो विपक्षी होने के नाते कम से कम उस पर सवाल तो नहीं खड़े करेंगे। अगर कोई सरकार काम कर रही है नक्सलियों के खात्मे के लिए, उनके उत्थान के लिए, तो कम से कम उस पर हम सवाल खड़े नहीं करेंगे। इस तरह का सहयोग तो विपक्ष दे सकता है।
देखिए, कोई भी आतंकवाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या नक्सलवाद, जैसे मैंने कहा कि पशुपति से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर है नक्सलियों का, उसके ऑपरेशन के लिए बिना लाग लपेट के सारे देशवासियों को मिलकर और सारे राजनीतिक दल को एक इच्छा शक्ति के साथ इसका खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि नक्सली आपके लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। नक्सली अपने आतंकवाद के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से एक आदर्श प्रस्तुत किया था, जैसे मैंने पहले कहा कि महेंद्र कर्मा जी और डॉक्टर रमन सिंह ने मिलकर जो तलवार जुडूम का जो एक ऐतिहासिक आंदोलन चलवाया था, उसी तर्ज पर जिस प्रकार से अमित शाह जी गृह राज्य मंत्रियों की बैठक, गृह मंत्रियों की बैठक लेकर, यूनिफाइड कमांड की बैठक लेकर, और ये जो संयुक्त ऑपरेशन होता है उसी में कामयाबी मिलेगी। ग्रे हंट का ऑपरेशन हो या रेड कॉरिडोर ऑपरेशन हो, और उसी में सफलता मिलेगी। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की विफलता से जो पुलिस कर्मियों के ऊपर जो हमले होते हैं या ग्रामीणों के ऊपर जो हमले होते हैं, तो ये हमले तभी रुकेंगे जब एक साथ मिलकर पूरे जो 7 राज्य हैं, पहले बैठ चुके हैं, आगे भी उनकी बैठक होगी, इंटेलिजेंस पे बैठक होगी, और जैसे कड़वी दवा और मीठी गोली रिहेबिलिटेशन की बात है कि जो नक्सली घर वापस आना चाहते हैं उनका स्वागत है, वो लोकतंत्र पर आए और इस पर काम करें। और जो लोग मानते नहीं है, समाज की मुख्य धारा से हटकर अगर पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं, तो उनको गोलियों से भूना जाए, तो निश्चित रूप से ये होगा और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण सवाल है। सुबोध जी, इसी सवाल के साथ आपके पास लौटता हूं। वो सवाल ये कि एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि घर वापसी अभियान चला लिया जाए, दूसरी तरफ हम पहले ये सुनते आ रखे थे कि शांति वार्ता को लेकर बातचीत होगी, तीसरी तरफ ये बात निकलकर सामने आती है कि हम आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हम नक्सलियों को इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, या फिर उस क्षेत्र के लोगों को इस तरह से सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं कि वो चाहकर भी नक्सली वारदातों में ना शामिल होकर वापस मुख्यधारा से जुड़ जाएं। और एक बात ये होती है कि सख्त ऑपरेशन चलाए जाएं ताकि इस तरह से नक्सल समस्या को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। तो ये क्या चीजें विरोधाभास उत्पन्न नहीं करती हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ऑप्शंस आपने बताए, चाहे उनके घर वापसी का हो, सरेंडर कराना का हो, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ मजबूत करने का हो, उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर सरकार के प्रति विश्वास जगाने का हो, और चौथा आपने बोला उन्हें सीधा सीधा गोलियों से भून दिया जाए, ये सारे ऑप्शंस जो है वो पैरेलल है, एक दूसरे से लगातार बराबर खड़े हैं एक एक कर। वहां पर आप देखेंगे कि आप ये सरकार ये सारे प्रयास करते रहती है। सरकार एक प्रयास लेकर के नहीं चल सकती कि चलिए अब सिर्फ एक ही ऑप्शन चलाया जाए कि उन्हें सरकार के साथ जोड़ा जाए। सरकार उन्हें अगर अपने साथ जोड़ती है, उस बीच में अगर वो कोई हरकत करते हैं तो उसका जवाब गोलियों से भी देते। तो ये एक पैरेलल ऑपरेशन है सर, इस पर तभी एक्ट हो सकता है जब ये साथ ही चलता रहेगा, ये कभी अलग अलग नहीं चल सकता, इस पर कोई विरोधाभास नहीं आ सकता जी। अच्छा, अब क्या स्ट्रेटजी में कोई परिवर्तन देखने को मिलने वाला है? अगर हम इस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, कहीं उसमें थोड़ी सफलता मिल रही है, कहीं थोड़ी नाकामियां हासिल हो रही है, तो क्या अब आपको लगता है कि स्ट्रेटजी में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी नए डीजीपी साहब आए जुनेजा जी, मुझे लगता है वो भी नक्सलवाद के प्रति उतने ही सजग होंगे जितने बाकी लोग रहते हैं। एक नई नीति जरूर बनेगी, उनके भी व्यूज सरकार और पुलिस प्रशासन लेगा, पर मुझे लगता है कि 40 से 45% की कमी आना नक्सलवाद की नक्सल घटनाओं में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑलरेडी है 3 साल में, और इसमें सभी का योगदान है, और इसके लिए राज्य सरकार को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि 5 साल पूरा होते होते मैं नहीं कहता कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे नक्सलवाद को, पर नक्सल घटनाओं में आपको कमी महसूस होगी। छत्तीसगढ़ का आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो विश्व के पटल पर नाम आता था तो लोग नक्सली से पहले डरने लगते थे। मेरे कुछ दोस्त होते थे जो दिल्ली से आते थे, तो उनके मेरी एक मित्र थी, कांग्रेस की प्रवक्ता है वो अभी राष्ट्रीय स्तर पर, वो जब एक बार छत्तीसगढ़ आई थी 2018 में चुनाव हुए, तो उनके पिताजी ने मुझसे पूछा था कि सुबोध वहां पर नक्सली तो नहीं है, संभाल कर रखना। मैंने बताया रायपुर में नहीं, चिंता मत कीजिए, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो इस मानसिकता को दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है, और इस मानसिकता को दूर करने में हम लोग सफल भी हुए। वो चीज तो कहीं ना कहीं परिवर्तित हुई है, और उसका राष्ट्रीय स्तर पर फायदा भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वाकई में, और उसका लाभ भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति अब कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राजीव जी, आप संक्षेप में अगर कोई टिप्पणी करना चाहें, संक्षेप।
देखिए, नक्सली समस्या 1981 से छत्तीसगढ़ में है जी। और इसका खात्मे का समय अंतिम जो है, ताबूत पे अंतिम किल भारतीय जनता पार्टी के अमित मोदी जी लगातार मीटिंग लेकर जितने भी आतंकवादी संगठन है उन पर प्रतिबंध लगाकर, उस पर गोली चलाकर, और चाहे मीठी गोली हो या कड़वी गोली। चलिए ठीक है, आपने कह दिया है कि नक्सलियों के ताबूत में अंतिम कील आप ही ठोकने वाले हैं। अब उस चीज का भी इंतजार रहेगा, उस दिन का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।